हाँ तो स्टूडेंट्स, पिछले वीडियो में कुछ टॉपिक नहीं रह गया था और रिकॉर्डिंग पूरा हो गया था, तो इसमें वो पूरा करते हैं। पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या एडवांटेजेस होते हैं, इसको हम लोगों को समझना था। ठीक है, तो पैरेलल कॉम्बिनेशन जो होता है हम लोगों ने एक पिक्चर के माध्यम से समझा था, है ना, जैसे पोल से कनेक्शन वाला। तो पहला एडवांटेज है पैरेलल कॉम्बिनेशन का होने का कि इसमें जो है एक डिवाइस के पास मान लीजिए अगर करंट नहीं पहुंच रहा है ना, या फिर एक डिवाइस में शॉर्ट सर्किट हो गया, उसका जो वायर है कहीं से जल गया, मेल्ट हो गया और वहाँ पे पावर सप्लाई या इलेक्ट्रिसिटी का सप्लाई नहीं हो रहा है, तो उससे बाकी जो डिवाइसेस कनेक्टेड हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, वो नॉर्मल फंक्शन करते रहेंगे। ये सबसे बड़ा एडवांटेज है पैरेलल कॉम्बिनेशन का, है ना, क्योंकि सब पैरेलली कनेक्टेड हैं और सबका एक इंडिविजुअल पाथवे बन रहा है सर्किट के साथ। तो एक अफेक्ट होगा तो बाकी डिवाइसेस जो कनेक्टेड हैं उन पे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा और नॉर्मली वर्क करेंगे। और फिर दूसरा क्या एडवांटेज है, डिफरेंट अमाउंट ऑफ करंट विल फ्लो। पैरेलल कॉम्बिनेशन में करंट जो है अलग अलग वैल्यूज़ का अलग अलग अमाउंट का फ्लो करता है। करंट का वैल्यू जब डिफरेंट रहेगा ये तो बहुत ज़रूरी है ना। जैसे सीरीज कॉम्बिनेशन में हम लोगों ने देखा था, जो करंट सेम अगर पहुंचेगा हर एक डिवाइस के पास तो एक तरह का वो डिसएडवांटेज है, क्योंकि हर एक जो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है उसका अलग अलग करंट का रिक्वायरमेंट होता है। ठीक है, जो उसके पैकेट वगैरह पे भी मेंशन रहता है कि ये डिवाइस इतने एम्पियर पे चलेगा, तो अलग अलग करंट मिल रहा है, तो ये बहुत बड़ा एडवांटेज है जो कि पैरेलल कॉम्बिनेशन में होता है। और क्या है, वोल्टेज सप्लाई विल बी इक्वल फॉर ईच डिवाइस, और जो भी डिवाइस पैरेलल कॉम्बिनेशन में सबके पास वोल्टेज या पोटेंशियल डिफरेंस इक्वली पहुंचेगा। तो ये सारी जो चीज़ें हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन को बेहतर बनाती हैं, या बेस्ट या बेटर कह सकते हैं, कामी मामलों में सीरीज से कई ज़्यादा गुना अच्छी होती हैं। ठीक है, तो ये कुछ एडवांटेजेस हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन के, जिसकी वजह से इसी को ज़्यादा प्रेफर किया जाता है घर के वायरिंग वगैरह में, और सीरीज को अवॉइड किया जाता है। सीरीज को कभी कभार यूज में लाया जाता है जब कोई फंक्शनिंग वगैरह होती है, तो सजावट के जो बल्ब्स होते हैं, कलरफुल चाइनीज बल्ब उस तरह के होते हैं, वहाँ पे सीरीज का यूज किया जाता है, कुछ जगहों पे किया जाता है, लेकिन मोस्टली पैरेलल का ही इस्तेमाल किया जाता है ताकि हमारे बाकी सारे डिवाइसेस सेफ रहें। अगर कुछ इन केस गड़बड़ हुआ तो एक साथ सारे के सारे डैमेज ना हो जाए, नहीं तो बहुत ज़्यादा इकोनॉमिकल या फाइनेंशियल प्रॉब्लम फेस करना पड़ सकता है ना। तो ये सबसे अच्छा और एडवांटेजियस कॉम्बिनेशन है पैरेलल कॉम्बिनेशन। ठीक है, तो यही पॉइंट बचा हुआ था, एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ सीरीज एंड पैरेलल। तो पैरेलल में सारे के सारे हम लोग देख रहे हैं केवल एडवांटेज ही है, और सीरीज में जितने पॉइंट्स हम लोग देख रहे थे केवल डिसएडवांटेज था। ठीक है, अब हम लोग बढ़ते हैं अगले टॉपिक पे। अगला टॉपिक हमारा क्या है, अगला टॉपिक है हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट। हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट। ठीक है, करंट का हीटिंग इफेक्ट, करंट का हीटिंग इफेक्ट यानी इलेक्ट्रिक करंट जब फ्लो होता है तो कुछ डिवाइसेस जो आप देखते होंगे, जनरली आप पढ़े हैं इसको पिछले क्लासेस में, और आप अपने घर में आसपास बहुत सारे ऐसे डिवाइस देखते होंगे जो जिसमें से जब करंट पास होता है तो वो वार्म अप हो जाती है, गर्म हो जाती हैं और हीट देती हैं। जैसे कि जाड़े के दिनों में जो विंटर टाइम होता है तो हम लोग आजकल रूम हीटर यूज करते हैं, है ना, वो पंखे की तरह से मूव करता रहता है और हीट करता रहता है आसपास की चीज़ों को, पूरे रूम के टेम्परेचर को बढ़ा देता है, तो हमको ठंडी से राहत मिलती है। या फिर हम लोग देखते हैं आजकल जो एक खाना पकाने वाला आता है केटल वगैरह, वो बिजली से चलता है, यानी उसमें भी हीटिंग इफेक्ट होगा, क्योंकि खाना कैसे पकता है, हीटिंग इफेक्ट से पकता है, हीट एनर्जी से पकता है ना। तो यानी ये सारे जो एग्जांपल्स हैं, चाहे आयरनिंग करना हो, कपड़े को प्रेस करना है तो हम लोग आयरन यूज करते हैं, उसमें भी हीट जनरेट होता है, हम लोग महसूस किए हैं, देखें हैं, है ना। कपड़े को टच करके हम लोग देखते हैं, हाँ गर्म हो जाता है आयरन जब उस पर करने के बाद। या फिर इलेक्ट्रिक के बहुत सारे सामान आते हैं, जैसे इलेक्ट्रिक केटल हो गया, और भी डिवाइसेस हैं, तो ये सारी चीज़ें क्या करती हैं, हीट जनरेट करती हैं, यानी जैसे जैसे उसमें करंट फ्लो करता है वो हीट एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है, यानी इलेक्ट्रिकल एनर्जी
इलेक्ट्रिक एनर्जी कर सकते हैं, इलेक्ट्रिकल नहीं, इलेक्ट्रिक एनर्जी हीट एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है ना। तो इलेक्ट्रिक एनर्जी का हीट एनर्जी में कन्वर्ट हो जाना ही हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट है। और ये कुछ स्पेसिफिक कंडीशन में होता है, हर समय नहीं होता है, ठीक है। सो कन्वर्जन ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी इनटू हीट एनर्जी, दैट इज द हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट। एग्जाम्पल इलेक्ट्रिक केटल, है ना। एग्जाम्पल तो कई सारे हैं, कुछ के हम लोग लिख सकते हैं नाम यहाँ पर, कुछ एग्जाम्पल्स के नाम लिख देते हैं। इलेक्ट्रिक केटल, फिर आयरन, कपड़े प्रेस करने वाली मशीन, फिर हमारा गीजर जो होता है, जो ठंडी के दिनों में हम लोगों को नहाने के लिए गर्म पानी चाहता है, तो गीजर हो गया। रूम हीटर हो गया, रूम हीटर। और खाना पकाने के लिए इंडक्शन जो आता है, इंडक्शन मशीन जो इलेक्ट्रिसिटी से चलता है, इंडक्शन कुकर आता है ना। इंडक्शन पे चलने मतलब जो इंडक्शन एक पार्टिकुलर आता है चूल्हा जो इलेक्ट्रिसिटी चलता है, उस पर मतलब उस पर भी रख कर पकाने वाले कुछ अलग अलग बर्तन भी आते हैं। जैसे इंडक्शन कुकर आता है, ये कुकर नॉर्मल हम लोग गैस चूल्हे पे नहीं रख सकते, केवल इंडक्शन पे रखेंगे वहीं पे काम करता है। तो इलेक्ट्रॉनिक चलने वाला इंडक्शन कुकर होता है, ठीक है। ऐसे ही कई सारे डिवाइसेस हैं एक्सेट्रा। इन सब में आप देखेंगे तो इलेक्ट्रिसिटी जब फ्लो होता है तो तुरंत हीट एनर्जी में वो कन्वर्ट हो जाता है, बहुत सारा हीट बन जाता है उसमें, और उसी हीट का यूज करके हम लोग अलग अलग फंक्शन को परफॉर्म करते हैं। जैसे आयरनिंग में कपड़े को प्रेस करते हैं, गीजर में पानी को गर्म करने के काम आता है वो हीट एनर्जी, रूम हीटर में वो हीट एनर्जी जो है रूम को हीट अप करता है विंटर सीजन में, और इंडक्शन कुकर खाना पकाने के लिए वो हीट यूज करता है। तो अलग अलग पर्पज के लिए अलग अलग हम लोग डिवाइसेस यूज करते हैं जिसमें इलेक्ट्रिक एनर्जी हीट एनर्जी में कन्वर्ट होता है, ठीक है। अब ये हीट एनर्जी जनरेट क्यों होता है, ये थोड़ी चीज़ें हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं कि इफ रेजिस्टेंस of wire is high, then current will flow in less amount and most of the current gets converted into heat, ठीक है। तो क्या होता है कि हम लोग पढ़े थे रेजिस्टेंस टॉपिक के समय कि जिस वायर में या जिस भी कंडक्टर में कोई भी मेटालिक चीज़ है जिसमें रेजिस्टेंस ज़्यादा होते जाता है उतना ही उसमें करंट धीरे धीरे मूव करता है या कम मात्रा मूव करेगा। करंट जब कम मूव करेगा लेकिन पोटेंशियल तो उसको पूरा मिल रहा है ना। करंट उसको भरपूर मात्रा में मिल रहा है, मतलब पोटेंशियल जो है, पोटेंशियल डिफरेंस या वोल्टेज जो है पूरा मिल रहा है, लेकिन करंट क्या कर रहा है, पूरा नहीं फ्लो हो रहा है क्योंकि रेजिस्टेंस है उस वायर में कुछ ऐसे फैक्टर हैं जो करंट को फ्लो नहीं होने दे रहे हैं, उतनी ज़्यादा मात्रा में नहीं होने दे रहे हैं। तो पोटेंशियल ज़्यादा मिल रहा है, करंट फ्लो नहीं हो रहा, तो करंट एक जगह इकट्ठे या पार्टिकल्स जो हैं एक ही जगह इकट्ठे उस पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से एक्साइटेड हो जाते हैं और हाई एनर्जी में चले जाते हैं। उसी हाई एनर्जी में जाने की वजह से वो जो वायर होता है हीटअप हो जाता है, गर्म हो जाता है, और उसी से हीट एनर्जी प्रोड्यूस होती है, ठीक है। तो जैसे एग्जाम्पल के लिए आप समझ सकते हैं, जैसे बल्ब जलाते हैं, है ना, इलेक्ट्रिक बल्ब इसमें एग्जाम्पल में आएगा हीटिंग इफेक्ट में, कि बल्ब जलाते हैं तो बल्ब के अंदर जो वायर होता है, जो टंगस्टन वाला वायर आता था, ठीक है, टंगस्टन वायर को जिसको फिलामेंट बोलते हैं, तो वो वायर का जो फिलामेंट होता है वो जैसे ही इलेक्ट्रिक सर्किट कंप्लीट होता है वो हीटअप होता है, और हीट होने से क्या हो जाता है, पूरा लाइट देता है, लाइट प्रोड्यूस करता है, इतना ज़्यादा तेज वो गर्म हो जाता है कि प्रकाश देता है, लाइट देता है ना। तो वहाँ इलेक्ट्रिक एनर्जी लाइट एनर्जी में कन्वर्ट होती है। लेकिन लंबे समय तक अगर चलाते रहेंगे उस मशीन को, बल्ब को,
कभी काफ़ी घंटों तक उसको ऑन रखेंगे तो फिर हम महसूस कर सकते हैं, उसको बंद करने के बाद स्विच टच करेंगे तो बहुत जलता रहेगा, आपका हाथ भी या स्किन भी जला सकता है वो। तो यानी इलेक्ट्रिक एनर्जी लाइट एनर्जी में भी कन्वर्ट हुआ और हीट एनर्जी में, है ना। यानी इलेक्ट्रिक एनर्जी कुछ पार्ट तो लाइट एनर्जी में बना, कुछ हीट एनर्जी में बना, और ओवरऑल एनर्जी लॉस जो हुआ एनवायरनमेंट में या जितना दिया गया वो इक्वल होता है ना। क्योंकि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी यही बोलता है कि जितनी ऊर्जा को न बनाया जा सकता है न उसको ख़त्म किया जा सकता है, और जैसे जितना अमाउंट में ऊर्जा पहले थी उतनी ही बाद में रहेगी, भले वो अलग अलग फॉर्म में चेंज हो जाए। ठीक, तो वही बल्ब का केस है कि बल्ब के केस में जो हमारा टंगस्टन होता है, टंगस्टन मेटल का वायर जो होता है, टंगस्टन जिसका सिंबल कैपिटल W होता है, इसका मेल्टिंग पॉइंट लगभग 3480 डिग्री सेल्सियस लगभग है, एग्जैक्ट वैल्यू मुझे याद नहीं है। ठीक है, लगभग 3500 डिग्री 3500 डिग्री सेल्सियस के आसपास इसका मेल्टिंग पॉइंट होता है। यानी इतना डिग्री टेम्परेचर जब बढ़ेगा तब जाके इसका वायर मेल्ट होगा, उसके पहले नहीं मेल्ट होगा। इसलिए उतना टेम्परेचर जनरली हमारे घरों में आता नहीं है। कभी कभार बहुत हाई टेम्परेचर, हाई वोल्टेज आ जाता है जिसकी वजह से ये टेम्परेचर आ जाता है और ये तुरंत ब्रेक हो जाता है, वायर मेल्ट हो जाता है। नहीं तो जनरली बहुत कम टेम्परेचर क्रिएट होता है और हमारा ये जो टंगस्टन वायर है वो हीट की वजह से चमकने लगता है और लाइट देता है ना। तो वो चीज़ है कि अब इससे ये पता चलता है कि टंगस्टन वायर बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रिक एनर्जी को रोके रख सकता है, एब्जॉर्ब कर सकता है। ठीक, यानी इसमें रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा होगा, है ना। इसलिए बिना ये पिघले हुए टंगस्टन वायर लंबे समय तक हीट रह सकता है, गर्म रह सकता है और लगातार लाइट दे सकता है। और कुछ रेयर केस में ही इसके वायर मेल्ट हो जाते हैं जब हीट बहुत ज़्यादा हो जाता है ना। तो इस वायर का जो रेजिस्टेंस है काफ़ी ज़्यादा होता है। इसी तरह से जैसे आयरन में, आयरन जो होता है, कपड़े प्रेस करने वाली जो मशीन है या रूम हीटर हो गया या गीजर हो गया, उसमें नाइक्रोम वायर यूज किया जाता है, नाइक्रोम वायर। अब नाइक्रोम वायर क्या है, निकिल एक मेटल होता है और एक क्रोमियम, इन दोनों का मिक्सचर होता है नाइक्रोम वायर। तो इस मतलब एक तरह का एलॉय है। अब ये एलॉय मोस्टली इसलिए बनाया जाता है, इस पर्पज़ के लिए बनाया जाता है कि उसका स्ट्रेंथ और बढ़ जाए। नॉर्मल जिस मेटल से बना है ये, जैसे निकिल हो गया, क्रोमियम हो गया, ये तो होते ही स्ट्रॉन्ग, लेकिन जब इनको मिलाकर एक फिक्स रेशियो में एलॉय बनाया जाएगा तो उससे जो बना हुआ नया एक मेटल बना है, मिक्स मेटल या एलॉय, वो उससे ज़्यादा गुण वाला होगा, उसमें ज़्यादा क्वालिटीज़ होंगी, उसमें ज़्यादा स्ट्रेंथ होगा और उसकी मेल्टिंग पॉइंट भी बढ़ जाएगी, है ना। मेल्टिंग पॉइंट यानी हाई टेम्परेचर तक अपने आप को संभाल सकता है, मेल्ट नहीं होगा, पिघलेगा नहीं। तो नाइक्रोम वायर भी इसी तरह का एलॉय है, और भी कुछ एलॉयस होते हैं। तो क्या होता है कि नाइक्रोम वायर जैसे इलेक्ट्रिसिटी पास होता है इतना ज़्यादा स्ट्रेंथ हो जाता है और इसमें दो तरह के पार्टिकल मिक्स हो जाते हैं, तो करंट जो है ईजिली फ्लो नहीं करता है ना। और करंट क्यों नहीं इजीली फ्लो करता है, रेजिस्टेंस वाले टॉपिक में हम लोगों ने पढ़ा था, कई सारे रीजन है उसमें। इलेक्ट्रॉन के बीच में रिपल्सन होता है, बहुत सारे इलेक्ट्रॉन फ्लो करते हैं, साथ ही साथ पॉजिटिव आयंस के बीच में अट्रैक्शन भी होता है। और एलॉयस जो होते हैं उसमें मेटल भी मिक्स होते हैं, कुछ नॉन मेटल भी मिक्स होते हैं। नॉन मेटल जो होते हैं आयनिक फॉर्म में जल्दी कन्वर्ट होते नहीं हैं, तो क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन के फ्लो को स्लो कर देते हैं। तो इस तरह के कुछ कारणों की वजह से जो इन एलॉयस होते हैं या कुछ पार्टिकुलर मेटल होते हैं उनका मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज़्यादा हो जाता है। मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा का मतलब कि उसमें करंट फ्लो तो मतलब सर्किट तो कंप्लीट रहेगा लेकिन करंट उतना तेज़ी से फ्लो नहीं करेगा, सारा करंट मतलब रुक जाएगा रेजिस्टेंस की वजह से। और वो रेजिस्टेंस क्या करेगा, अल्टीमेटली उस इलेक्ट्रिकल एनर्जी को, जो करंट है उसको किस में कन्वर्ट कर देगा, हीट एनर्जी में। और वही हीट एनर्जी हम लोग इस्तेमाल करते हैं अलग अलग पर्पज़ के लिए। इसलिए आप देखेंगे जो जितने भी हीटिंग डिवाइसेस हैं वो बहुत ज़्यादा पावर यूज करते हैं, बिजली का बिल वगैरह या यूनिट्स जो होते हैं हीटिंग डिवाइसेस में बहुत ज़्यादा कंज्यूम होते हैं। इसको थोड़ा देर भी आप चलाएंगे तो बहुत ज़्यादा बिजली का खपत होता है, यूज होता है, क्योंकि बहुत ज़्यादा मतलब इसमें फोर्स लगता है, तब ये वायर जो होते हैं हीटअप हो जाते हैं और फिर इनका काम किया जाता है, इनको यूज में लाया जाता है। ठीक है, तो ये ओवरऑल मैकेनिज्म या ओवरऑल प्रोसेस था जिसको आप पहले भी पढ़ चुके होंगे। रेजिस्टेंस टर्म से और ज़्यादा ईजिली समझ पा रहे होंगे कि जितने भी इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस हैं उनमें जो भी एलॉय वायर
या नॉर्मल मेटालिक वायर होता है जैसे बल्ब में टंगस्टन, इनके वायर में रेजिस्टेंस ज़्यादा होता है। रेजिस्टेंस ज़्यादा यानी करंट के वो रोकेगा, और करंट जब रुका रहेगा मतलब पूरा नहीं रोक देगा, थोड़ा सा रुका रहेगा मतलब, और बाकी फ्लो तो करता रहेगा, यानी सर्किट तो कंप्लीट हो रही है तभी वो चलता है, लेकिन मोस्ट ऑफ द करंट रुका रहता है और वही करंट फिर अल्टीमेटली हीट एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है। तो वही है, ऊर्जा जो है एक रूप से दूसरे रूप में कन्वर्ट होती रहती है, एनर्जी एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती है, और वही जो हीट के फॉर्म में कन्वर्ट होती है उसका कई सारे जगह पे इस्तेमाल होता है बाय यूजिंग डिफरेंट काइंड ऑफ डिवाइसेस। ठीक है, तो ये ओवरऑल शॉर्ट में हम लोगों ने समझ लिया हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट। अब हम लोग इसके फार्मूले पे आते हैं, कुछ डेरिवेशन है जल्दी से समझ लेते हैं बिना किसी देरी के। तो हीटिंग इफेक्ट होता है हमारे बहुत सारे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस में, जैसे वायर में भी होता है ना, जैसे कोई जो पावर सप्लाई वाला वायर होता है, कोई भी वायर होता है पोल्स के बीच में, या जो ट्रेन चलती है उसमें कनेक्शन रहता है, वो भी उसमें बहुत सारा करंट फ्लो होता है और इतना ज़्यादा थिकनेस रहता है, मोटे मोटे वायर होते हैं, तो आप जानते हैं कि उसमें भी रेजिस्टेंस होगा, उस रेजिस्टेंस की वजह से उसमें भी हीट जनरेट होता है। तो अब हम लोग कहें कि हम लोगों ने इतना सा एनर्जी दिया वायर के एक एंड से, तो पूरा एनर्जी इधर ट्रांसफ़र हो गया उतना ही, तो ये कभी भी सही नहीं होगा, है ना, उसका कुछ एनर्जी किसी और फॉर्म में चल जाएगा। वही एग्जांपल इलेक्ट्रिसिटी का हीटिंग इफेक्ट में भी हम लोग समझ रहे हैं कि जो हम लोग इलेक्ट्रिक सप्लाई देते हैं किसी भी बैटरी से, सेल से, तो सारा का सारा जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी या इलेक्ट्रिक करंट में नहीं हो जाता है कन्वर्ट, कुछ जो एनर्जी लॉस हो जाता है किस फॉर्म में, हीट के फॉर्म में, और उसी फॉर्म को अलग अलग मैकेनिज्म से स्टोर करके हम लोग इस्तेमाल करना सीखे हैं, जैसे आयरन बना लिए हैं या इलेक्ट्रिक केटल बना लिए हैं, तो वही चीज़ है। तो परफेक्ट एनर्जी का कन्वर्जन 100% एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में नहीं होता है, उस बीच में कुछ और भी कन्वर्जन होते रहते हैं। ठीक, हाँ, अब हम लोग को समझना था कुछ मैथमेटिकल। तो हीटिंग इफेक्ट इलेक्ट्रिसिटी या करंट की वजह से हो रहा है, करंट के फ्लो होने की वजह से या करंट के कम फ्लो होने की वजह से, ये समझ लिए। अब यानी कि उसमें हीट एनर्जी भी प्रोड्यूस होता है, सर्किट में हीट एनर्जी, है ना, इलेक्ट्रिक सर्किट में हीट एनर्जी प्रोड्यूस होता है, ये क्लियर हो गया। हीटिंग इफेक्ट का मतलब क्या है, इलेक्ट्रिक एनर्जी हीट एनर्जी में कन्वर्ट हुआ यानी हीट एनर्जी भी जनरेट होता है। हीट एनर्जी इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी, ये भी ऊर्जा का रूप है या ऊर्जा ही है, एनर्जी ही है। ठीक, तो एनर्जी का अगर हम लोग फार्मूला देखें क्या होता है, एनर्जी का हम लोग फार्मूला जब क्लास 9 में पढ़े थे दो फार्मूले थे, है ना, एक था काइनेटिक एनर्जी का ½ mv², एक था पोटेंशियल एनर्जी का m×g×h, ये दो फार्मूले थे। ठीक, लेकिन इलेक्ट्रिसिटी के केस में इलेक्ट्रिक पावर वाला टर्म आ जाता है ना, तो हम लोग उसको सेंस में देखेंगे। यहाँ पर मास और हाइट इन सब चीज़ों का फैक्टर हम लोग यूज नहीं करेंगे, तो ये वाले टर्म्स एनर्जी के या ये फार्मूले यूज नहीं होंगे। हम लोग जानते हैं यहाँ पे वर्क डन एक टर्म था, है ना, इलेक्ट्रिसिटी में, तो उससे रिलेट करके कुछ बनाया जा सकता है। तो वर्क डन इज इक्वल टू क्या होता है, पावर अपॉन टाइम। क्या ये सही है, वर्क डन मतलब क्या होता है, पावर अपॉन टाइम, या गलत है, इसको सही करते हैं। पावर इज इक्वल टू वर्क डन अपॉन टाइम, ये फार्मूला सही है ना। पावर का मतलब होता है वर्क डन इन यूनिट टाइम, किसी निश्चित समय में किया गया कार्य पावर के बराबर होता है। ठीक, और हम लोग जानते हैं कि जो वर्क होता है उसका यूनिट जूल होता है, वो एनर्जी का ही फॉर्म है, उसको एनर्जी भी बोल सकते हैं, क्योंकि अगर एनर्जी रहेगा तभी कोई वर्क करेगा, और कोई अगर वर्क कर रहा है तो उसमें अल्टीमेटली एनर्जी है, तो दोनों इक्विवेलेंट है। तो वर्क बराबर क्या हो जाएगा, पावर इनटू टाइम। ठीक है, पावर इनटू टाइम, ओके, ये चीज़ हो गई। अब इसमें क्या करना है, एक फार्मूला हम लोगों ने पढ़ा था, V इज इक्वल टू W/Q, है ना, पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल टू वर्क डन अपॉन Q। तो यहाँ पे हम लोग वर्क डन W की जगह पे
पहले इसको डब्ल्यू में कन्वर्ट करते हैं, रीअरेंज करते हैं इस फार्मूले को, ठीक है। ये हम लोगों ने पिछले जो चैप्टर क्लास 9 में पढ़े थे उससे लिया है कि पावर इक्वल टू वर्क डन अपॉन टाइम होता है। अब इसी को रीअरेंज करेंगे तो वर्क डन इक्वल टू पावर इनटू टाइम, ठीक। और इस चैप्टर में हम लोगों ने अभी कुछ टॉपिक्स पहले ही पढ़ा था, वोल्टेज इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन क्यू और डब्ल्यू इक्वल टू वोल्टेज इंटू चार्ज, ये ठीक है। अब इस डब्ल्यू का वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे, ठीक है। ये हमारा इक्वेशन फर्स्ट है, ये हमारा इक्वेशन सेकंड। तो इक्वेशन सेकंड के वैल्यू को पुट करेंगे इक्वेशन फर्स्ट में, ठीक है। यहाँ पे लिख देते हैं पुटिंग, यहाँ पे आपको कंफ्यूजन हो रहा होगा, एक मिनट। इक्वेशन फर्स्ट हो गया। नाउ वी नो दैट, थोड़ा सही से लिखा जाए, v इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन क्यू और w इक्वल टू v इंटू क्यू। इक्वेशन नंबर 2, पुटिंग 2 in 1, है ना। इस इक्वेशन को w का वैल्यू इसमें पुट करेंगे तो हो जाएगा, यानी w यहाँ पे क्या लिखेंगे, v इंटू क्यू, v इंटू क्यू इज इक्वल टू p इंटू टी, ठीक है। v इंटू क्यू इज इक्वल टू p इंटू टी, ओके। या फिर इसको लिख सकते हैं पावर इज इक्वल टू v इंटू क्यू अपॉन टी, है ना। पावर इज इक्वल टू v इंटू क्यू अपॉन टी, क्लियर है, ये हो गया। अब इसके आगे